स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मिसरा मेरा नहीं है, दो दफा भारत के प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का है। और आज की जो हम बात करने वाले हैं, आज जिस मुद्दे पे आपसे बात करने वाले हैं, उस पे ये बिल्कुल सटीक बैठता है। कैसे बैठता है? इतिहास के पन्नों को आप उठा के देखते हैं तो कई ऐसे तथ्य हैं, कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं, जिसके गहराई में आज तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। इतिहास में यह लाजमी भी है। अगर आप शिवाजी का जन्म कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, इसके ऊपर कई सारे स्कॉलर्स अलग अलग डेट्स को, अलग अलग वर्ष को प्रस्तुत करते हैं। आप अगर प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पहुंच जाते हो तो जैन महावीर से लेकर के लॉर्ड बुद्धा तक की अगर आप बात करते हो, कई सारे ऐसे इवेंट्स इतिहास में, कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो काफी ब्लर्ड हैं, यानी कि इस पार है या उस पार है, ये पता लगा पाना पूरी श्योरिटी के साथ काफी मुश्किल हो जाता है। इतिहास तक तो ये बात ठीक थी, पर जब आप विज्ञान की बात करते हैं, साइंस जो कि क्लेम करता है कि एक एम्पिरिकल ट्रूथ है, ठीक है, ये फैक्ट्स की बात कर रहा होता है, एविडेंसेस की बातें कर रहा होता है, और यहां पे तथ्यों में गड़बड़ी या फिर हां और ना की गुंजाइश होना लाजमी नहीं होता है। पर फिर भी अगर आप विज्ञान के इतिहास के पन्नों को भी उठा के देखते हैं तो कई सारे ऐसे रोचक फैक्ट्स हैं, कई सारी ऐसे आपको एविडेंसेस देखने को मिलेंगे जहां पे इतिहास का डाटा भी लैग कर रहा होता है, उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। ऐसे एक मुद्दे पे आज आपके सामने हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह यहां पे आज आपके सामने लेके आया हूं ये वीडियो, जिसमें हम डील करेंगे इतिहास के, वैज्ञानिक इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड, यानी बिगेस्ट साइंटिफिक फ्रॉड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और देखेंगे चार्ल्स डार्विन, जिन्हें इवोल्यूशनरी जो स्कूल है, इवोल्यूशनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पितामह के रूप में देखा जाता है। हाल ही फिलहाल में आपने देखा कि एनसीईआरटी में से इवोल्यूशनिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, तो काफी बवाल हो गया। कई सारे लोग, स्कॉलर्स ने पत्र लिखे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। किसी दिन उस पे भी हम बात करेंगे, उसको भी, ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। पर आज का जो हमारा यहां पे ये वीडियो आपके सामने है, ये विज्ञान के पन्ने में आज तक कई वर्षों से अनसुलझे उन दावों के ऊपर, उन आरोपों के ऊपर बात करने वाला है, जिसको समझना, जिसके एविडेंसेस को एनालाइज करना, और जिसके पक्ष विपक्ष में जो दो बातें होती हैं, उन दोनों को सुनना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। चार्ल्स डार्विन का हमने यहां पे नाम लिया। इवोल्यूशनिज्म का कॉन्सेप्ट हम सबने बचपन से पढ़ा हुआ है, उसके टेनेट्स क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उन सबको हमने देखा हुआ है। पर क्या चार्ल्स डार्विन, जो आज इतने सालों से, आज की बात नहीं, कितने सालों से एक हाउस होल्ड नेम बने, यानी कि घर घर में बच्चा बूढ़ा हर किसी ने एटलीस्ट डार्विन का नाम कभी ना कभी, चाहे वो एजुकेशन के अर्ली स्टेज पे, स्कूलिंग के स्टेज पे, या फिर बाद के स्टेज में कहीं ना कहीं तो इनका नाम सुना ही होता है। तो पर इनको जो क्रेडिट मिलता है, जिसकी वजह से ये इतनी इनके पास ख्याति है, पॉपुलैरिटी है, क्या उसमें कोई संदेह की बात है? क्या उसमें कोई गोलमाल वाला आपको केस देखने को मिलता है? क्योंकि चार्ल्स डार्विन के ऊपर बहुत समय से ये आरोप लगते आए हैं, आज की बात नहीं, पिछली सदी को आप उठा लेते हो तो भी उनके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि इन्होंने अपने वर्क्स में प्लेजरिज्म किया हुआ है, यानी किसी और के कार्यों को, किसी और के कार्यों के अंशों को अपने काम में इस्तेमाल किया है बिना उसको क्रेडिट दिए हुए। तो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, उसका इन्होंने हनन किया हुआ है। अपने क्रेडिट पे किसी और का वर्क जो है, किसी और की थ्योरी, किसी और का जो कार्य है, उसकी रिसर्च जो है, उसको इन्होंने बिना उसको श्रेय दिए हुए अपने नाम पे रखा। क्या इस बात में सत्य है? नहीं सत्य है। दोनों पक्षों की बातें साइंटिफिक डाटा के साथ, अलग अलग लेटर्स जो रिवील करते हैं डार्विन के इस सच्चाई को, इस असलियत को, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे जो बैचेस हैं, लाइव क्लासेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, द नंबर 1 सब्जेक्ट फॉर द यूपीएससी ऑप्शनल फ्रॉम आई थिंक लास्ट 8 to 10 years, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम 2015। आप डाटा उठा के देखते हो, इकलौता ऐसा ऑप्शनल जो 10.5 के सक्सेस रेट को 2019 तक बना के रखा हुआ है, और सिर्फ 4 सालों के टाइम फ्रेम में उसने 2 ऑल इंडिया रैंक 1 दी है। कई सारे ऑप्शनल 10 साल में भी ये कार्य नहीं कर पाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी हर 4 से 5 साल में एटलीस्ट 2 ऑल इंडिया रैंक 1 दे ही देता है। तो ऐसे ही सक्सेसफुल ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी का अगर आपको हिस्सा बनना है तो हमारे एडमिशंस फॉर द बैच 2 ऑफ 2024 अभी ओपन है। 22 मई से स्टार्टिंग है, और आप कोशिश कीजिए, इंश्योर कीजिए
कि तब तक हमारे बैचेस का पार्ट बन जाए। और इस बार आपके लिए एक खास चीज है जो हम इस पूरे 2024 के बैच में रखे हुए हैं, यहां पे आपको सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं, उसके साथ साथ मिल रहा है टेस्ट सीरीज। यानी कि लाइव क्लासेस तो होंगी, टेस्ट सीरीज आपकी होंगी जो कि 14 लेंथी पेपर्स में बटी होंगी। सेक्शनल पेपर है, फुल लेंथ पेपर है, जो आपको एग्जाम का असली फील दिलाएंगे, इवेल्युएट करेंगे आपको हर एक लेवल पे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हैंड रिटन नोट्स, आपको लेक्चर नोट्स, क्रैक्स, काफी सारी चीजें, लाइव डिस्कशन, मॉडल आंसर राइटिंग, सारी चीजें आपको मुहैया होती है। बैच को हमारे ज्वाइन कीजिए, आप कोशिश कीजिए 22 मई से जितना पहले आप बैचेस में एनरोल्ड हो जाएं उतना ज्यादा अच्छा है, बिना लैग के, बिना डिले के। और इन सारी चीजों को एट द चीपेस्ट प्राइस, अगर आपको अपने हार्ड एंड मनी को अगर बचाना है तो यूज कीजिए हमारा कोड। हमारा क्यों? बिकॉज ये बनता है हमारे आपके इंटरेक्शन से। पढ़ाता हूं मैं, पढ़ते हो आप, हमारे इंटरेक्शन से बनता है अस। तो कोड भी आपका यहां पे जो लगना है दैट इज अस लाइव और यूएस लाइव। इस कोड को यूज कीजिए, प्राइजेस जो आपके हैं स्लैश हो जाएंगे 15,999 पे। ज्वाइन द बैच एज सून एज पॉसिबल, सी यू ऑल इन द बैच। और हाँ, कोई भी आपको पीपीटी चाहिए होती, ठीक है, जो भी हम यहां पे डील करते हैं उसकी पीपीटी आपको चाहिए होगा, क्विज़ेस को आपको खेलना हो, पार्टिसिपेट करना हो, कई सारी इंफॉर्मेशन जो आपको करंट अफेयर्स की, डायनेमिक, ना सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड, कई और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, जीएस से रिलेटेड भी अक्सर वहां पे मिल जाती है। तो ये सब अगर आपको पाना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप दैट इज एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड। यू कैन आल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज। कोई क्वेरी है, उसका जवाब चाहिए तो इंस्टाग्राम पे टाइप कीजिए द सेपियंस वर्ल्ड, इसको टाइप कीजिए और कोई भी अपना डाउट है उसको क्लैरिफाई कर लीजिए। टाइम को ना वेस्ट करते हुए डार्विन के किस्सों के ऊपर आ जाते हैं। डार्विन एक बहुत ही कम उम्र में साइंटिफिक चीजों के ऊपर काफी तरीके से उनका जो ओरिएंटेशन है, उनका जो झुकाव है, वो साइंटिफिक वर्ल्ड के ऊपर, डायवर्सिटी के ऊपर, फ्लोरा, फौना, फूल, पत्ती, पेड़, जानवरों के ऊपर, पंक्षियों के ऊपर, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इन सब के ऊपर उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे हर किसी का होता है, किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी चीज में, किसी का क्रिकेट में होता है, किसी का रेसलिंग में होता है, किसी का मे बी दूसरे किसी स्पोर्ट्स में होता हो। तो उसी तरह इनका जो इंटरेस्ट था इन सारी चीजों के ऊपर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था और एक अर्ली स्टेज पे ही वो एक वॉयज के लिए निकल जाते हैं। हम सबने पढ़ा है HMS बीगल के बारे में अपनी 10वीं, 11वीं, 12वीं और उनसे पहले किसी न किसी स्टेज पे आपने अपने किताबों में पढ़ रखा है कि जो डार्विन की जो पूरी जर्नी थी, जो उनका पूरा सफर था, उसका मैप, उसका रूट भी आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे जो कि आगे स्लाइड्स में मेंशन होगा। और कई सारे आइलैंड्स पे हो जाते हैं। इन आइलैंड्स में से एक आइलैंड समूह जो होता है उसको आप कहते हो गैलापेगस आइलैंड। गैलापेगस आइलैंड पे जाते हैं वो कम से कम 1 डजन आइलैंड्स का वो ग्रुप होता है। वहां की फ्लोरा और फौना की जो वेराइटीज हैं उसको देख के वो काफी ऑस्ट्रक्ट होते हैं, ओवरवेल्म होते हैं, है ना, हैरान होते हैं और उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। उनको कलेक्शन का बड़ा शौक होता है, बहुत अर्ली एज में होते हैं, तो उतने ज्यादा प्रोमिनेंस के साथ वो नई चीजों को देख रहे होते हैं, लेकिन कलेक्ट जरूर कर रहे होते हैं। पर हमारी किताबें जो हमें बताती हैं वो उस अर्ली स्टेज में ही चार्ल्स डार्विन को एक लेजेंड के रूप में बयां कर रही होती है कि चार्ल्स डार्विन तो वहां गैलापेगस आइलैंड पे उतरते ही इतने ब्रिलियंट माइंड के थे कि वो सारी जो डाइवर्सिटीज थी उसको देख के उसकी साइंटिफिक पहलू को समझने लगे और सीधे इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट को रिलेट करने लगे। उन्होंने कई सारी बर्ड्स को देखा, फिंचेस को देखा, उनकी बीक्स के शेप और साइज को देख के वो इवोल्यूशनरी पैटर्न, डाइट से रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन सबको समझ गए थे। ये सब हमें बताया जाता है, पर ये जो बातें हैं ये थोड़ी सी खोखली हैं। अगर कहें अर्ध सत्य है या फिर असत्य है तो भी गलत नहीं होगा। हाफ ट्रूथ, पार्शियल ट्रूथ की जगह ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो डार्विन के बारे में कहा जाता है और ये सारा क्रेडिट जो है उन्हें एक तरीके से गलत तरीके से वहां पे दिया गया हुआ है। असल में वो सिर्फ वहां पे कलेक्शन कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश जरूर कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जरूर होता है उस फील्ड में, उस तरीके के कई सारे फिनोमेना को, इवोल्यूशन का जो एक आप कह सकते हो एक अर्ली स्टेज पे उनके दिमाग में आइडिया या थॉट रहा होगा, उससे रिलेटेड डाटा को उनके दिमाग में वो दर्ज कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। पर जैसा हमारी किताबें बताती हैं कि वो कैसे कैसे कंक्लूजन पे पहुंच गए साइलेंट पे जाते ही, वो थोड़े से गलत है। यहां पे आप देख रहे हो टर्टल्स के शेप को देखते, साइज को देखते, इनॉर्मस जायंट टर्टल्स आपको देखने को मिल रहे हैं वहां पे, ठीक है। ये गैलापागोस आइलैंड का पूरा आपको यहां पे दृश्य देखने को मिल रहा है। तो वो उतनी सिंसियरिटी जो दिखाई जाती है वो उनके में थी भी नहीं और होनी चाहिए भी नहीं थी। एक अर्ली स्टेज में थे यार। इंसान 20-22 20s की एज में जब होता है तो चीजों को एक तरीके से एक्सप्लोर करता है। खासकर आप इतनी खूबसूरत जगह पे जाओगे और वहां पे भी जाके अगर आप उस अर्ली एज में इवोल्यूशन के बारे में सोचोगे
तब तो आपका पूरा जर्नी जो है, आप इस मंजिल पे जहां पे पहुंचे हो, वो एक तरीके से अधूरी है। तो अगर आप हिस्टोरिकल डाटा को देखते हो, उनके ऊपर जो लिखी गई बायोग्राफीज हैं उनको पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे वो सिर्फ काम 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 या पढ़ाई पढ़ाई, रिसर्च रिसर्च ओरिएंटेशन के साथ वहां पे नहीं उतरे थे। वहां पे हॉर्स राइडिंग भी कर रहे थे, ट्रैकिंग भी कर रहे थे। इतनी खूबसूरत जगहों पे जब वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका दिल थोड़ा तो मचलेगा। और वैसी कई सारी गतिविधियों को वहां पे कर रहे थे, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे थे नेचर को, और साथ ही साथ अपने काम को भी कर रहे थे। काम में भी क्या था, चीजों को कलेक्ट करना वाज अ मेजर पार्ट। तो जो क्रेडिट दिया जाता है वो एक तरीके से चीटिंग है। कुछ कुछ होता है, मूवी शायद आपने से कई लोगों ने देखी होगी, वहां पे अंजलि कहती है ना कि राहुल इज अ चीटर। तो अगर हम डार्विन के एस्पेक्ट में बात करें तो वी कैन से डार्विन वाज अ चीटर, खासकर जो उनको गैलापेगस आइलैंड से रिलेटेड उनके एविडेंसेस के बारे में कहा जाता है। और व्हाई ही वाज अ चीटर, हम ऐसा ही नहीं कह रहे कि ही वाज अ चीटर, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एविडेंसेस के साथ हम इसको प्रूव करेंगे। जब आप आगे बढ़ते हुए आपको पूरा मैप पहले हम दिखा देते हैं, बिफोर वी डिसप्रूव या फिर उनको जो क्रेडिट दिया जाता है वो उनसे छीने, उससे पहले आप ये मैप को देख लो। ये पूरा उनका ट्रेवल रूट है, और ये जो ब्लू में लाइन दिखा रही है वो उनकी आउटवर्ड जर्नी को दिखा रही है, मतलब जब वो जा रहे थे। और जो रेड में आपको लाइनें दिख रही हैं या फिर वॉयलेट पर्पल, जो भी कलर हो, इस पर स्क्रीन पे उतना साफ दिख नहीं रहा है, मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये जो कलर है ये आपको उनके रिटर्न का रूट दिखा रहा होता है। तो आप देख रहे हो कि यहां से उन्होंने निकले और इस तरीके से पूरा ये घूमते घुमाते कहां तक वो पहुंचे, यहां। और फिर क्योंकि आपको पता है पृथ्वी का शेप ये मैप की तरह नहीं है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगल नहीं, आप सबने पढ़ा है। तो आप देख रहे हो फिर वो यहां से होते हुए वेलिंगटन, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इंडियन ओशियन वाला पूरा पार्ट, केप ऑफ गुड होप होते हुए फाइनली वो अपने घर को लौट जाते हैं, ठीक है। तो ये उनका रूट था, और इसी समय कहा जाता है कि इतना ज्यादा उनको क्रेडिट दिया गया, इतनी एलेबरेट जर्नी थी, इतनी सारी चीजों को, डाटा फैक्ट्स एविडेंसेस को उन्हें एनालाइज करना था, उन्होंने देखा, और बाद में उनका वर्क पब्लिश भी हुआ, काफी ज्यादा सेलिब्रेटेड हुआ, एक हीरो की तरह, एक चैंपियन की तरह, कई सारे पदवी से उनको नवाजा गया, जो कि रॉयल फैमिलीज उन पे बिस्टो कर रही थी, है ना, न्यौछावर कर रही थी यार। चार्ल्स डार्विन पूरी दुनिया भर में उनकी किताबें आती नहीं थी कि बिक जाती थी, बेस्ट सेलर टैग उन्हें मिला करते थे। पर यहां पे वो जो क्रेडिट देखने को मिल रहा है आपको, उसको हम लाइन बाय लाइन डीबंक करेंगे। एक सबसे पहला जो इनको क्रेडिट मिलता है वो है प्रोबेबली एडेप्टिव रेडिएशन का, कि जब गैलापागोस आइलैंड पे जाते हैं चार्ल्स डार्विन, तो डार्विन फिंचेस जो होती हैं, जिसको आप, मतलब ये जो बर्ड्स हैं, इनकी बीक्स में आप देख रहे हो इनका आकार जो है, शेप जो है, साइज जो है, वो वेरी कर रहा है। अलग अलग स्पीसीज है, और ये कुछ ही एक ही पूरे समूह पे, जो गैलापागोस आइलैंड का जो पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, एक जगह से दूसरा आइलैंड पे जब वो जा रहे हैं तो उनको डिफरेंट शेप देखने को मिल रहा है। तो इसको वो एडेप्टिव रेडिएशन के फिनोमेना के हिसाब से बाद में अपनी किताबों में समझा रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। पर असल में ये क्रेडिट जो इनको दिया गया है कि ये बीक्स को देखते हैं, डाइटरी पैटर्न के डिफरेंसेस की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, जियोग्राफिकल नीशेस के में बदलाव की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, जो उनके सारे प्रिजम्पशंस थे वो ठीक नहीं थे, सही नहीं थे, क्योंकि वो डार्विन के थे ही नहीं, वो एक और सज्जन के थे, और वो सज्जन का नाम आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है। जॉन गोल्ड साहब एक लीडिंग ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, यानी कि पंछी विशेषज्ञ थे ये, ठीक है, बर्ड की एक्सपर्टीज थी इनकी। आपने अक्षय कुमार की आई थिंक वो मूवी देखी होगी ना, रावण का जो, सॉरी, रोबोट का जो दूसरा पार्ट था, तो उसमें अक्षय कुमार बने होते हैं, पक्षी कुमार या कुछ समथिंग लाइक दैट। ही वाज आल्सो ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो पंछियों में लगाव था इनको। तो डार्विन जिन बर्ड्स को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक कलेक्शन का सामान, जैसे आपको शायद स्टैंप कलेक्ट करने में एक जमाने में, आपको तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, किसी को वीसीआर कलेक्ट करने में होता था एक जनरेशन में, डीवीडीज कलेक्ट करने में होता था, करेंसी कलेक्ट करने का फ्रॉम टाइम इमेमोरियल लोगों को शौक है। तो इनको फ्लोरा फौना में बहुत इंटरेस्ट था, तो कई सारी स्पीशीज को उठा लिया, कई सैकड़ों एनिमल्स को या फिर बर्ड्स को वहां से अपनी जो इनकी एचएमएस बीगल थी, ठीक है, उसमें ये वापस उठा के अपने साथ लेते आए। और बहुत बाद में जो जॉन गोल्ड साहब हैं, उन्होंने इन बीक्स को, इनके पैटर्न को स्टडी किया, और फिर वो कंक्लूजन पे आए, ये जो डिफरेंसेस हैं इसको उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, और डार्विन के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा। फिर डार्विन के दिमाग में वो आइडिया आता है इवोल्यूशनरी पैटर्न के साथ, वो उसको रिलेट करके देख रहे होते। तो पहला चीज जो है यहां पे हमने मिथ को डिबंक किया, दिस वाज द फर्स्ट नेल इन दी कॉफिन, है ना, ऑफ द क्रेडिट दैट इज एंटायरली सर्व्ड ऑन अ प्लेटर टू चार्ल्स डार्विन। दूसरी चीज अगर आप देखो तो ये
वेलेस, अल्फ्रेड रसल वेलेस, नाम सुना होगा आपने। अगर इनके इवोल्यूशन में क्रेडिट को आपने नहीं पढ़ा होगा तो एटलीस्ट आपने वेलेस लाइन के बारे में ज्योग्राफी में, इकोलॉजी में कभी ना कभी तो सुना होगा। ठीक है, यह आपको देखने को मिल रहा है कि वेलेशिया का जो रीजन है उसको ये वेलेस लाइन जो है, एशिया का जो पूरा इधर का समूह आपको देखने को मिल रहा है, और यहां पे वेलेशिया जो है इसको मार्क, यहां के फ्लोरा और फौना को डिफरेंशिएट करती हुई कि ये लाइन आपको देखने को मिल रही है। ये बोर्नियो, सुमात्रा, ये वाला पोर्शन, और दूसरी तरफ लाइन के आप देख रहे हो तो ये फ्लोरेस, जहां पे भी एक हाल फिलहाल में कुछ वर्षों पहले, कुछ एक डेकेड पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल भी मिला था। ठीक है, होमो फ्लोरेसेंसिस जिसको नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरी एक फ्लोरा या फिर फौना के बेसिस पे डिफरेंशिएशन करने के लिए वेलेस लाइन खींची गई थी। इसका भी क्रेडिट अल्फ्रेड वेलेस को दिया जाता है। अगर इनका चेहरा छुप रहा हो तो आप देख लो, दीदार कर लीजिए इनके। और डार्विन के साथ, डार्विन का जब वर्क पब्लिश होता है तो वो अकेले पब्लिश नहीं हुआ था, उसके साथ एक और साइंटिस्ट का वर्क जुड़ा हुआ था सेम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, सिमिलर कंक्लूजन पे वो भी आए थे, और उनका नाम था A.R. वेलेस, अल्फ्रेड रसल वेलेस। इनका टाइटल ऑल्दो डिफरेंट था। ये कई दूर, डार्विन तो उनका, अगर घर देखेंगे आप गूगल पे कभी टाइम मिले, अभी टाइम मिलता है वीडियो के बाद, तो आप एक बार डार्विन का घर देखिएगा। वो काफी एफ्लुएंट परिवार से थे, जबकि आप देखते हो वेलेस साहब को तो काफी एक नॉर्मल, एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो जाहिर सी बात है जो एफ्लुएंट परिवार से है उसके पास पहुंच, पकड़, रीच, इन्फ्लुएंस भी काफी होगा। तो एक समय की बात है कि ये अपने जो भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं मेला आर्किपेलागो में, अपने वर्क को जो यहां पे ये देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और जो इनकी ऑब्जर्वेशन है वो ये डार्विन के साथ शेयर करते हैं। उनको एक चिट्ठी भेजते हैं, चिट्ठी में पहले से इनके चिट्ठियों का लेन देन चल रहा होता है, लेकिन अपने वर्क को पब्लिश करवाने से पहले, खासकर उसी समय डार्विन की जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, और जो किताब का आपने फेमस नाम सुना होगा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, उसके पब्लिश होने से जस्ट कुछ समय पहले ही वो लेटर भेजते हैं। और डार्विन के जो अनुचर होते हैं, फॉलोअर्स हैं, वो बताते हैं कि डार्विन उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। क्यों शॉक्ड हुए थे? क्योंकि सिमिलर कंक्लूजन पे वेलेस भी थे, जो कंक्लूजन उन्होंने फॉर्म किया हुआ था। अब किसको पता, जो वेलेस के पक्ष वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि असल में डार्विन ने वेलेस के लेटर से, वेलेस के वर्क में से कई सारी जानकारियों को चुराया और अपने वर्क में इनकॉर्पोरेट किया। अपने आधे अधूरे या थोड़ा सा जो वर्क लैक कर रहा था पब्लिश होने से पहले, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने अल्फ्रेड वेलेस का डाटा यूज किया। और इन्होंने वेलेस के दिए हुए लेटर जो इन्होंने रिसीव किया उसकी डेट को भी दुनिया से छुपाया। यानी कि लेटर अगर उनको मिल गया था जून के फर्स्ट वीक में, तो उन्होंने दुनिया को बताया कि ये लेटर मुझे मिला थर्ड वीक में, यानी कि 2 हफ्ते तक। वेलेस चाहते थे असल में कि वो अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके, क्योंकि डार्विन का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, पकड़ थी, तो उसको यूज करके उस समय के लीडिंग जियोलॉजिस्ट चार्ल्स लायल की अगर आप बात करते हो, हूपर की बात करते हो, इन तक इनके वर्क को पहुंचाए, हाईलाइट करवाए, ताकि थोड़ा पब्लिकेशन हो, इनके जो डाटा है उसको दुनिया भर में एक श्रेय मिले। एक स्कॉलर की इससे बड़ी कोई इच्छा नहीं होती है, ठीक है, कि उसके वर्क को क्रेडिट मिले, पब्लिकेशन हो उसके वर्क का। पर यहीं पे दिक्कत आ जाती है कि आरोप लगते हैं चार्ल्स डार्विन के ऊपर कि उन्होंने वो लेटर अपने पास 2 हफ्ते तक रखा बिना उसको आगे बढ़ाए, और इसी समय में उन्होंने उस वर्क में से, वेलेस के वर्क में से कई सारी चीजों को चुराया। ये आप देख रहे हो, पूरी कंट्रोवर्सी आपके सामने है। ये 8 इयर्स का पूरा टाइम फ्रेम जो वेलेस है वो स्पेंड करते हैं सिंगापुर के इलाके में, साउथ ईस्ट एशिया के में, है ना, 1854 से लेकर के 62 तक का पूरा समय वो वहां पे बिता रहे होते हैं। ऑलराइट, और इसी चीज को आप समझोगे, इसी चीज को आप देखोगे किस तरीके से वहां पे काम कर रही है कि इन्होंने इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन पे सारा वर्क किया इंडिपेंडेंटली, बिना चार्ल्स डार्विन के किसी भी सजेशन के, और अचानक से उन्हें वो एक कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है, और वो अपने आइडियाज को लिखित में लिख के 1858 में भेजते हैं चार्ल्स डार्विन के पास। अब इसकी डेट के ऊपर ही वो भेजते क्यों है, ताकि डार्विन क्या करे, पास करे ये चीज को नोटेड जियोलॉजिस्ट चार्ल्स लायल के पास, ताकि वो पब्लिश हो सके, ठीक है। अब डार्विन के ऊपर इल्जाम ये लगता है, जो हमने आपको बताया, कि वो 2 वीक तक उस चीज को छुपा के रखते हैं और डाटा की चोरी करते हैं। वेलेस के एस्से जो पब्लिश होते हैं डार्विन के साथ, उसमें डार्विन को एज अ फ्रंट रनर या फिर आप कह सकते हो मेन ऑथर की उपाधि दी जाती है। मेन ऑथर की तरह
डार्विन का नाम होता है और इनका नाम सेकंड नंबर पे होता है वेलेस का। ठीक है, लेकिन एक लेटेस्ट रिसर्च आई बाद में, कुछ समय पहले भी उसके बारे में जिक्र हो रहा था, और वो रिसर्च दिखाती है कि नहीं, जो डार्विन बता रहे थे कि जिस डेट पे वो लेटर उनके पास पहुंचा था उसी डेट पे वो लेटर आया था। तो दोनों पक्षों के जो आरोप है वो आज तक इनकंक्लूसिव है। ठीक है, और ये आरोप क्यों लगा रहे होते हैं वेलेस वाले कि उन्होंने लेटर को छुपाया? क्योंकि वेलेस साहब ने एक और लेटर भेजा होता है सेम एक शिप से, और यह कहा जाता है कि जब एक ही समय पे एक ही शिप से वो लेटर गया तो दो अलग समय पे कैसे डिलीवर हो सकता है ना? लंदनी में दोनों जा रहे हैं, मतलब कि भेजने वाली शिप भी एक ही है और डेस्टिनेशन भी एक ही है, और उसी डेस्टिनेशन पे एक लेटर एक इंसान के पास पहुंच जा रहा है और उसी सेम डेस्टिनेशन पे, दैट इज लंदन, कैसे वो डार्विन के पास नहीं पहुंचा? इसका मतलब डार्विन के पास पहुंच गया होगा और उन्होंने छुपाया होगा। तो डार्विन के पक्षकार ये कहते हैं, डार्विन के सपोर्टर से कहते हैं कि सेम शिप थी, ट्रांसपोर्ट का मोड सेम था और डेस्टिनेशन सेम था लंदन। इसका यह मतलब नहीं कि सेम डेट पे भेजा गया। वो कहते हैं कि ये पिछले महीने की उन्होंने भेजा था और डार्विन जिस डेट को बता रहे हैं वो सेम डेट को उसकी डिलीवरी आपको वहां पे देखने को मिल रही होती है। ठीक है, ये मिस्ट्री का पूरा यहां पे रिकॉर्ड दिया हुआ है कि कई सारे 1972 में आप देख रहे हो कि रिसर्चर उनके पूरे डाटा को सर्च करना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि अपने फ्रेंड को वेलेस ने उस आइलैंड पे से मार्च 1858 में एक स्टीमर के थ्रू वो चीज को भेजा हुआ था। ठीक है, आज जो मॉडर्न इंडोनेशिया है वहां से, और उसके ऊपर जो पोस्टमार्क आपको देखने को मिलता है वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था जो डेट थी कि जब वो लंदन में अराइव किया, यानी कि रिसीव वाली जो डेट होती है वो क्या पड़ी थी उसमें, 3 जून 1858 को। दैट इज जस्ट 2 वीक्स बिफोर डार्विन क्लेम्स कि उनको लेटर रिसीव हुआ है ना, उससे 2 हफ्ते पहले की डेट में पहुंच चुका था लंदन। तो यही आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि सेम स्टीमर से चला, सेम लोकेशन यानी कि लंदन में पहुंचा, तो कैसे हो सकता है कि एक आदमी के पास, इनके दूसरे फ्रेंड के पास, वेलेस के दूसरे फ्रेंड के पास पहले पहुंच गया और डार्विन के पास बाद में पहुंचा? तो इसका काउंटर स्टेटमेंट वही देते हैं कि ठीक है, स्टीमर सेम था, दोनों बार एक ही स्टीमर यूज हुआ था, दोनों बार लंदन डेस्टिनेशन थी, पर भेजने की तारीख अलग थी। उस तारीख पे इतनी ज्यादा अभी श्योरिटी नहीं आ पाई है, वो डाटा कंक्लूसिव अभी भी नहीं है। दोनों पक्ष के लोग इस पे नॉन कंक्लूसिव वे में हैं। तो जिसका भी अगर यहां पे आपको पॉइंट ज्यादा प्रेफरेबल लग रहा हो, अगर आपको वेलेस के सपोर्टर्स का पॉइंट फेवरेबल लग रहा हो, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि डार्विन सही में चीटर थे। ठीक है, पर दैट इज स्टिल अनकंक्लूसिव। हम सीधे उसके ऊपर अभी तो नहीं उतर सकते हैं। पर अगर आप एक और पहलू पे आ जाओ, यहां पे आप देख रहे हो पूरे इस तरीके के लेटर, जो हमने बात की ना कि लेटर्स एक्सचेंज हो रहे थे डार्विन के बीच में, वेलेस के बीच में, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। वेलेस ने कभी इस पे कोई बात क्यों नहीं की? हम कभी कभी क्लेमेंट एटली की भी बात करते हैं कि क्लेमेंट एटली ने गांधी की मृत्यु के बाद गांधी के बारे में क्या क्या कहा, कि गांधी का रोल कितना था, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मिनिमल। पर इसका भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो डाटा है, जो सोर्सेस है, वो सेकंड थर्ड, पीबी चक्रवर्ती से लेकर किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, तो सेकंड थर्ड पार्टी उसके ऊपर कह रही है। और सवाल यह भी उठता है कि इतने साल बाद क्यों वो बात हुई, है ना? तो वैसे ये भी कहा जा सकता है कि वेलेस क्या कर रहे थे? अगर उनका क्रेडिट चोरी हो रहा था तो वेलेस ने कभी क्यों नहीं कहा? बिकॉज वेलेस को बहुत ज्यादा नाम शोहरत अवार्ड्स की भूख नहीं थी, ऐसा उनके कई सारे फॉलोअर्स भी कहते हैं, और इन जनरल जो न्यूट्रल ग्राउंडेड लोग हैं वो भी इस बात को एविडेंशियली मानते हैं। यहां पे आप देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है आपके, यहां पे गार्जियन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि आई एम टायर्ड ऑफ मेडल्स। किसका स्टेटमेंट है? कौन बोल रहा है? एल्फ्रेड वेलेस बोल रहे हैं, है ना? किससे बोल रहे हैं? डार्विन साहब से बोल रहे हैं। न्यू लेटर्स रिवील हाउ एल्फ्रेड रसल वेलेस शंट डार्विन्स फेम। यानी कुछ समय के लिए आपको देखने को मिलता है जो पीरियड डार्विन की डेथ हो गई थी पहले ही, और इनकी डेथ काफी बाद में होती है, उस समय बहुत बड़ा नाम इनके सिवा कोई उस समय माना ही नहीं जाता था वेलेस का। पहले तो 2 भागों में बटा हुआ था, कुछ हद तक डार्विन बड़े होते लगते थे और उनके जस्ट बाद वेलेस का नाम आता था पूरी दुनिया भर में। पर डार्विन की जैसे ही डेथ होती है वो वैक्यूम पूरा हो जाता है और पूरा फेम उस समय इनके पास रहता है। और कई अवार्ड उनको, जब देखिए आप रोज रोज इनके कोई ना कोई अवार्ड मिल रहे हैं, पर इनको उतना इंटरेस्ट ही नहीं होता है। वो थक जाते हैं अवार्ड लेने से, अप्रिसिएशन से। उनका काम सिर्फ स्कॉलरली वर्क में होता है। इवन अगर आप उनके बच्चे की बात सुनेंगे, उनका जो बेटा है वो भी क्या मांग कर रहा है कि कोई बहुत रॉयल सम्मान सत्कार के साथ उनका फ्यूनरल करने की जरूरत नहीं है, या कह रहे हैं कि वेस्टमिंस्टर एबे में आप उनके फादर को वहां पे बरी कर दे। ठीक है, नीदर माई मदर नॉर माई फादर हिमसेल्फ वुड डिजायर इट।
क्या कि कोई उनको एक ग्लोरियस, एक फेम के वे में, स्टेट ऑनर के रूप में उनको फाइनल राइट्स उनके परफॉर्म किए जाए। ठीक है, यहां पे भी आपको सिमिलर एक आर्गुमेंट देखने को मिलता है, किससे? डॉक्टर जॉर्ज बेकलूनी की तरफ से। डायरेक्टर हैं अल्फ्रेड रसल वेलेस कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोजेक्ट के, और वो क्या कहते हैं कि आपको 22 लेटर का समूह उनके सामने वो एनालाइज करके रखते हैं और बताते हैं कि ये किस तरीके से 24 लेटर 22 लेटर को जब वो पढ़ते हैं, 24 लेटर्स को जब वो पढ़ते हैं, तो बताते हैं किस तरीके से वो लेटर्स दिखाते हैं कि जो वेलेस थे आपके, ही वॉजेंट मच ऑफ अ सेल्फ पब्लिसिस्ट, खुद की पब्लिसिटी नहीं करते थे। तो क्या ये गलती करते थे खुद की पब्लिसिटी ना करना, खुद के अच्छे कामों को या खुद के किसी भी एफर्ट को दुनिया तक ना ले जाना? क्या ये अच्छी बात है? आपके ऊपर है, ठीक है, पर हम तो ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए वापस से एक बार आपको हम याद दिला दें कि हमारे जो बैचेस हैं 22 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, टाइमिंग 1 PM है। बैच में ज्वाइन कर लीजिए, और सबसे अच्छा तरीका है सबसे कम प्राइस पे ज्वाइन करने के लिए यूएस लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, और सबसे चीपेस्ट रेट पे एडमिशन को प्राप्त कीजिए। ऑलराइट, तो ये सारा आपने देख लिया डार्विन का पक्ष विपक्ष। अब जो एक लेटेस्ट सीरीज ऑफ आर्गुमेंट्स डार्विन के खिलाफ आए हैं वो थोड़े और गंभीर, थोड़े और सीरियस है, और इसके खिलाफ ये जो थर्ड आर्गुमेंट डार्विन के अगेंस्ट है, इसके खिलाफ अभी तक कोई काउंटर आर्गुमेंट ऐसा नहीं आया है जिसको माना जा सके। रिसेंटली एक किताब पब्लिश होती है ग्रेटेस्ट साइंटिफिक फ्रॉड के टाइटल के साथ, ठीक है, एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस किताब को पब्लिश किया और उन्होंने प्रूव किया कि किस तरीके से डार्विन ने न वेलेस और ना ही वहां पे जो जॉन गोल्ड साहब थे उनके वर्क को अपने नाम पर क्रेडिट लिया उसका, बल्कि एक तीसरे साइंटिस्ट जिन्होंने डार्विन के वर्क से पहले ही वैसा सिमिलर वर्क किया हुआ था, वैसे सिमिलर कंक्लूजन पे आए थे, इवन टाइटल जो है नेचुरल सिलेक्शन वाला वो भी आपको देखने को मिल रहा है पहले यूज हो चुका था। और ये काम आपको पूरा आर्टिकल में यहां पे देखने को मिल रहा है। जो डॉक्टर माइक सटन है, क्रिमिनोलॉजिस्ट है, लीडिंग क्रिमिनोलॉजिस्ट, उन्होंने अपनी किताब जो है वो पब्लिश की, और उस पब्लिकेशन में वो बताते हैं कि किस तरीके से पैट्रिक मैथ्यू का जो एक वर्क है जिसका टाइटल था ऑन नेवल टिम्बर एंड आर्बोरिकल्चर, है ना, इसको किसने यूज किया? डार्विन ने यूज कर लिया इसमें की सारी चीजों को। ये ऑलमोस्ट 2 डेकेड पहले आ चुका था। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है पैट्रिक मैथ्यूज का वर्क जो डार्विन से 2 डेकेड पहले आ चुका है, और डार्विन को इसके बारे में पता था, ना सिर्फ उनको, उनकी फैमिली को भी पता था। ठीक है, डार्विन के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये वर्क आ भले चुका था और डार्विन से मैच भी भले करता हो काफी सारी चीजें, पर वो तब पॉपुलर नहीं था। ऑन दी अदर हैंड एविडेंसेस ने ये दिखाया, माइक सटन के कई सारे रिसर्चर्स ने दिखाया, जो उन्होंने डाटा एविडेंसेस वहां पे सामने रखे, वो ये बयां करते हैं, वो ये बताते हैं कि डार्विन को ना सिर्फ इनके बारे में पता था बल्कि वो इनके वर्क को भी रिफर कर चुके थे। तो यहां पे आपको दूसरी तरफ चार्ल्स डार्विन का वो फेमस वर्क 1859 में पब्लिश हुई ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज देखने को मिलता है, और यहां पे ओरिजिनल वर्क पैट्रिक मैथ्यूज का। आप चाहो तो इंटरनेट पे जाकर के पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़े क्योंकि हम यहां पे समराइज के ही कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो ब्लो आता है डार्विन के सपोर्टर्स के ऊपर, यहां पे पैट्रिक मैथ्यू साहब आपको देखने को मिल जा रहे हैं ना, जिनका आर्बोरिकल्चर वाला वर्क जो है, जिसमें से ये इल्जाम लगाए गए माइक सटन के द्वारा, क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है, कि डार्विन ने वर्क चुराया। तो सबसे अधिक जो बड़ा ब्लो माइक सटन ने वहां पे यूज किया हुआ है वो खुद डार्विन की वाइफ का है, और उसको पढ़ के आप ये कह सकते हो कि जो अजय देवगन की किसी बहुत पुरानी मूवी का एक डायलॉग है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, है ना, कि हमें तो भाई खुद के जो अपने थे उन्होंने लूट लिया। तो उनकी वाइफ ही का एक स्टेटमेंट माइक सटन वहां पे दिखा रहे होते हैं, और उनकी वाइफ क्या लिखती है ना, उनका वर्क आप एक लेटर में देखने को मिल रहा है। उस लेटर में उनकी वाइफ एमा ने क्या लिखा हुआ है, डार्विन की वाइफ जो है वो क्लेम कर रही है, शी रोट क्लेमिंग डार्विन वाज टू इल टू राइट विद अ टेलिंग लाइन टू मैथ्यूज, शी सेज डार्विन इज मोर लॉयल टू योर ओन ओरिजिनल चाइल्ड देन यू वर योरसेल्फ, इफ यू वांट एन एडमिशन देयर इट इज योर ओन ओरिजिनल चाइल्ड। ये ओरिजिनल चाइल्ड की बात किसके बारे में हो रही है? ये इवोल्यूशनरी जो कॉन्सेप्ट था, जो नेचुरल सिलेक्शन का पूरा वर्क था, उसके बारे में, उसके रेफरेंस से ये लेटर वहां पे लिखा गया है।
और वहां पे वो बता रही है कि आप जितना अपने वर्क के बारे में लॉयल नहीं हो, जो आपका खुद का बच्चा है, आपका वर्क है वो आपका खुद का जो बच्चा है उसके बारे में आप जितने कंसर्न, जितने लॉयल नहीं हो, उससे कई ज्यादा चार्ल्स डार्विन है। तो उनकी वाइफ ने ही ये लेटर लिखा और ये माइक सटन इसको यूज करते हैं। पूरा लेटर आप पढ़ोगे तो जो पूरा फ्रेम है ना, जो टेम्पलेट है आपके दिमाग में अच्छे से जा पाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बिगेस्ट, द सो कॉल्ड बिगेस्ट फ्रॉड ऑफ द साइंटिफिक हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कि जिस इंसान को लोगों ने अपनी आंखों के ऊपर, पलकों के ऊपर सबसे प्रोमिनेंट साइंटिफिक नाम के तौर पे याद किया हुआ है, बिठा के रखा हुआ है, उसके साथ इतने सारे सवाल भी जुड़े हुए हैं जो शायद हम तक, आप तक हमारी किताबें कभी नहीं पहुंचाती है ना। हमने कोशिश की कि इस राज को अनकवर करें, और जो लेटेस्ट फिलहाल तो जो रिसर्च पब्लिश हुई है, ये माइक सटन की जो हम बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ अभी तक कोई कंक्रीट काउंटर आर्गुमेंट भी नहीं आया। वेलेस को फिर भी लोग एक तरीके से, वेलेस वाले आर्गुमेंट को फिर भी डार्विन के फॉलोअर्स डिस्क्रेडिट करने के लिए कुछ हद तक ठीक ठाक एविडेंसेस को रख देते हैं। पर पहला और तीसरा जो केस है, पहला केस जॉन गोल्ड द ऑर्निथोलॉजिस्ट का, डार्विन फिंचेस वाला, और ये जो लास्ट आर्गुमेंट है, जो जहां पे डार्विन की खुद की वाइफ एमा ने ये कंफर्म कर रही है कि असली वर्ग किसका था, मैथ्यू साहब का था, है ना। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि ये दोनों चीजें उनके खिलाफ जाती हैं। तो ऐसे ही कई सारी जानकारियों को, इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे एंथ्रोपोलॉजी प्लेलिस्ट को स्टडी आईक्यू के प्लेलिस्ट में जाइए, ढूंढिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, जो हमारे बैचेस हैं वो 22 से स्टार्ट हो रहे हैं, 22 ऑफ मई से। इसमें पार्ट बनिए लाइव बैचेस पर टेस्ट सीरीज में, और सबसे सक्सेसफुल जो ऑप्शनल है यूपीएससी की दुनिया में, उसका फायदा उठाइए रैंक सिक्योर करने के लिए। और वैसे भी प्राइजेस कम है, पर उसको और भी कम करने के लिए, फाइनली स्लैश कर देने के लिए आपको क्या करना है, हमारे कोड को यूएस लाइव या अस लाइव को अप्लाई करना है, और 15,999 पे आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। 22 में लास्ट आपकी क्लासेस स्टार्ट होने की डेट है। तब तक आप इंश्योर कीजिए कि यू आर द पार्ट ऑफ द बैच, एंड आई एम वेटिंग टू सी यू ऑल इन द ओरिएंटेशन सेशन। इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी और आपको कंटेंट चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो, स्टडी मटेरियल चाहिए हो, न्यूज चाहिए हो, सो यू आर invited to join our telegram channel, that is Anthropology Decoded। किसी भी स्टडी आईक्यू के प्रोग्राम में आपको पार्ट लेना है, हिस्सा लेना है, तो यू कैन यूज द कोड असलाइव और यूएस लाइव टू गेट द हैवीएस्ट डिस्काउंट, कोई भी कोर्स हो। और हमसे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी है, तो उसको आप सेपियंस वॉल्ट के ऊपर पूछ सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। विल सी यू इन द बैच। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।